जो लाइट रे है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके जा रही है, देख रहे हो। तो ये जो लाइट रे है ना, ये जो सिंगल लाइट रे दिख रही है इस टाइम पर, ये कौन सी है, इंसिडेंट रे। और जैसे ये मिरर पे आके स्ट्राइक करेगी देन वो जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम अमन कुमार और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की और एक चैप्टर की, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर अब तक आपने ये चैप्टर खोल के देख लिया हो तो आपको ये पता चल गया होगा चैप्टर तो यार काफी लंबा है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें कवर कर रहे होंगे, उनमें से मेजर दो ही फिनोमेना होंगे, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। डेली लाइफ के अंदर होने वाली बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। चाहे आप रोज जाके मिरर के अंदर अपना चेहरा देखते हो, लेंसेज को आपने देखा हो, या आपकी गाड़ी के अंदर लगा हुआ रियर व्यू मिरर हो, ये सारे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे इमेज मिलती है, मिरर्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, लेंसेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर कर रहे होंगे। ये तो आप लोगों ने बुक में भी देख लिया होगा और ये सारी चीजें हम लोग इसमें बहुत डिटेल में कवर करेंगे। और यहाँ पे आपको जो भी लेक्चर चल रहा होगा उसके पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, तो वहां से जाके आप लोग पीडीएफ नोट्स जो हैंड रिटन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे नोट्स हैं, अगर आपने उसे पढ़ लिया तो 95% बड़े आराम से आपके आएंगे। और अगर मैं साइंस की गारंटी दूं तो वहां पे आप लोग 98% का स्कोर कर रहे होंगे इन नोट्स से और मेरे लेक्चर से। नोट्स के अंदर आपको सारी चीजें मिल रही होंगी, लेक्चर्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे वो आपको कॉपी के ऊपर कर लेना। इंपॉर्टेंट बातें अगर आपको लगती हैं तो कॉपी पेन निकाल लो और लिखना शुरू कर देना। और शुरू करते हैं एक बढ़िया से और ब्यूटीफुल से लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इससे पहले आप लोग सोच रहे हो कि ये बंदा कौन है, तो यार मैं अपने बारे में बताऊंगा। इतना कुछ बताने को है भी नहीं, फिलहाल तो बस मैं टीचर हूँ, पिछले 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा अकेडमी वगैरह पे भी मैं पढ़ा चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने थोड़ा लिख रखा है, उस पर जाके आप लोग पढ़ सकते हो। और फिलहाल लेक्चर की शुरुआत करते हैं, तो भाई हो जाते हैं शुरू और हमारे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये सारे फिनोमेना जुड़े हुए किससे हैं, किससे जुड़े हैं, लाइट से। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या होती है। हाँ, ये तो बात ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये सारी चीजें आपके अराउंड किस वजह से दिख रही हैं, क्यों दिख पा रही हैं, तो उसका रीजन क्या होगा, शायद आपका सभी का आंसर सेम होगा, लाइट। सिंपल से लाइट की वजह से दिख रहे हैं, सब कुछ लाइट की वजह से दिख रहा है। अब लाइट की वजह से कैसे दिख रहा है, क्योंकि लाइट जो है यहाँ तो कुछ ऑब्जेक्ट से चलती है, जैसे हमारे मोबाइल फोन हो गया, आपसे वहां से लाइट निकल रही है। हमारी लाइट हो गई, एलईडी लाइट हो गई, बल्ब हो गए, उनसे लाइट निकल रही है। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे आपका पेन हो गया, आप खुद हो गए, आपके क्लोथ्स हो गए, आपकी टेबल हो गई, चेयर हो गई, दीवार हो गई, ये सारी चीजों से लाइट टकरा के आपकी आंखों में आ रही है, फिर आपको वो चीजें दिख पा रही हैं। इसका मतलब ये लाइट की वजह से आप इन चीजों को देख पाते हो। सिंपल सा है, यानी लाइट जो है, लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करती है। क्लियर। तो लाइट की वजह से हम ये सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, पर लाइट अपने आप में क्या है ये तो बताओ। चलो देख लिया, यहाँ ठीक है भाई, लेकिन ये अपने आप में है क्या। तो लाइट है, डेफिनेशन पे चलते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एनर्जी। अब समझना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन टू आवर आईज एंड एनेबल अस टू सी थिंग्स। ठीक है, लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है, एक एनर्जी है जो हमारी आंखों को, ये जो हमारी आंखें हैं इनको क्या देती है, सेंसेशन देती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, लोगों को देख पाते हैं। समझ में आ रहा है, इसीलिए हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। क्यों, क्योंकि लाइट जो आती है उनसे टकरा कर वो हमारी आंखों में जाती है और सेंसेशन देती है, देन हम उनको देख पाते हैं। क्लियर हो गया। अब ये लाइट एनर्जी है यार, कैसे पता चलेगा, कैसे मान लूं मैं एनर्जी है। तो देखो, एनर्जी मानने के लिए एक काम मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल बहुत छोटा सा है, अभी करना, क्योंकि मैं यहाँ पे करूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अपने हाथ पे एक मार्क कर लो, यहाँ पे ब्लैक कलर से कर लो, कर लो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करना, करो करो करो। और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करो। ठीक है, कैमरे को यहाँ पे रखो, फ्लैश लाइट को इसके ऊपर रखना। ठीक है, और कैमरे को फ्लैश लाइट ऑन कर लेना और क्लिक करना, और जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन होगी आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जैसे आपको किसी ने स्विच ऑफ होती। ऐसा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि जो पूरी लाइट थी ना, कंडेंस होकर आपकी एक ही स्पॉट पे जा रही है, और वो लाइट की वजह से आपको यहाँ पे हीट
ऑब्जर्व होगी और आपको लगेगा कि यहाँ पे आपको गर्म लग रहा है और एकदम से लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट के अंदर होती है एनर्जी। एक सिंपल तरीके से और बता दूं मैं आपको, जैसे आपने सोलर पैनल है, अब सोलर पैनल पे होता क्या है, लाइट हमारे पास आती है, ठीक है, सोलर पैनल पे पड़ती है और सोलर पैनल में हमने सिस्टम लगा रखा है कि जो लाइट रेज को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्लास 12th में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं किस तरह से वो कन्वर्ट होती है। अभी के लिए हम लोग समझ लो, क्योंकि हम 12th में चलेंगे तो पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि लाइट जो आ रही है, सोलर एनर्जी जो आ रही है हमारे पास, सूरज से आ रही है, सन से आ रही है, वो सनलाइट जैसे ही हमारे सोलर पैनल के ऊपर पड़ती है तो वहां पर जो सोलर पैनल है उस लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसके अलावा और तरीके से मैं आपको बताऊं तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स जो है ना, दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो वो बना है मैटर से, ठीक है, दूसरा वो किससे बना है, एनर्जी से। देखो दो ही चीजें हैं, मैटर से, मैटर है या एनर्जी है। आप कह सकते हो मैटर को बोल सकते हो मास, मास और एनर्जी, यही दो चीजें हैं पूरे यूनिवर्स में, दो ही चीजें हैं क्या, मास और एनर्जी। अब मास क्या है, मास देखो जो भी ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख रहे हैं, तुम, मैं, ये टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें क्या है, मास है, ये ऑब्जेक्ट से, मैटर से बनी है। इनको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए चाहिए कोई ना कोई एनर्जी। एनर्जी बहुत टाइप की है, देखो हीट भी एक एनर्जी है, पढ़ा होगा, हीट एक एनर्जी है, साउंड भी एक एनर्जी है। साउंड कौन सी एनर्जी, साउंड ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। हीट जिसकी वजह से हमें गर्म या ठंडा लगता है, ठीक। ऐसे बहुत सारी एनर्जी है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है और उसी में से हमारा एक टाइप कौन है, लाइट, वो भी एक एनर्जी है। और लाइट इस टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। समझना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन टू आवर आइज एंड अनेबल अस टू सी थिंग्स। सिंपल है। तो लाइट भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। डिफरेंट टाइप की जो एनर्जीज है उनमें से एक फॉर्म कौन सी है, हमारी लाइट है, और इस लाइट की वजह से ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। मुझे लगता है ये लाइट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एनर्जी किस तरह से है। क्लियर? अच्छा, लाइट बनी किससे, किन चीजों से मिलकर बनी है, ये थोड़ा डिटेल वाला टॉपिक है जो हमारे क्लास 12th में देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर दूंगा, पूरा टॉपिक नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा टफ हो जाएगा आपके हिसाब से। तो हम बाकी चीजों को क्लियर करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे अभी आगे कि लाइट किनसे मिलकर बनी है। फिलहाल शुरुआत करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। ये जो लाइट हमारे चारों ओर दिख रही है, इस लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इस लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट रे है ना, वो लाइट है हमारे पास, वो हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, कभी भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी। मतलब जिस भी सोर्स से वो शुरू हुई है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी। अगर मान लो ये बल्ब है और मैंने इसको ऑन करा तो लाइट हमेशा ऐसे ही चलेगी, स्ट्रेट लाइन में, इस तरह से ही चलेगी। वो कभी भी लाइट रे ऐसा नहीं कि यहाँ से निकल के टेढ़ी चले जाए, ऐसे चले जाए, ठीक है। तो लाइट हमेशा कैसी चलती है, स्ट्रेट लाइन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसे, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। तो ध्यान रखना पहली प्रॉपर्टी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी, टेढ़ी नहीं होगी। भैया मैं कैसे पता करूं, अभी तो आप कह रहे बताएंगे हम लोग, तो देखो कैसे पता करोगे, अपने मोबाइल का करना फ्लैश ऑन करने की जरूरत नहीं है और तुम जाके खड़े हो सकते हो और तुम्हारे ऊपर जो लाइट आएगी और तुम्हें देखने को मिलेगा कि पीछे तुम्हारे शैडो है, ठीक है। अब जो पीछे तुम्हारे शैडो आ रही है, जैसे मेरा हाथ है, इधर मैंने बल्ब ऑन करा, ठीक है, इधर से आ जा रही लाइट इधर जा रही है। अब लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो इधर से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी, पीछे नहीं आएगी। क्यों? पीछे मिलेगी हमें शैडो। तो ये जो शैडो मिल रही है, शैडो मिलने का रीजन क्या है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती तो देखो ऐसे निकलेगी, इधर निकलेगी, लेकिन इधर नहीं आएगी, इधर शैडो बनेगी। इधर क्या बनेगी? शैडो। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है तो वैसे चल के निकल जाएगी। अगर वो टेढ़ी चलती तो ऐसे घूम जाती, ऐसे चलती तो घूम जाती, या ऐसे चलती हुई आती तो इधर इधर घूम के जाती, ऐसे चलती हुई आती तो इधर घूम के जाती। वो सीधी चल रही है इसीलिए इसके पीछे शैडो मिल पा रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर तुम्हें शैडो मिल रही है तो उससे ये क्लियर होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, क्योंकि उसने पाथ अपना मोड़ा नहीं, टेढ़ा नहीं किया, इसी वजह से उसके पीछे लाइट पहुंची नहीं, देन हमें उसकी शैडो मिल गई। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है नई चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझते हैं, देखो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आगे का भी सुन लो। सो इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। ये क्या है? अब देखो तुमने साउंड पढ़ा था क्लास 9th में, 9th की बातें मत करो, हमको कुछ याद नहीं है, हमने कुछ नहीं पढ़ा। साउंड थोड़ा सा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं।
बेटा साउंड ना एक मैकेनिकल वेव है, थोड़ा बहुत ध्यान यार कर लेना, ठीक है। साउंड क्या है कि मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव क्या होती है, जैसे साउंड है ना, साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव दो टाइप की होती हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा हो। तो जो मैकेनिकल वेव होती हैं उनको चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम के, उसे ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई मीडियम नहीं है तो जो साउंड वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, तो उनको चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अब वो मीडियम किसी मैटर से बना होना चाहिए। अब मैटर कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है हमारे पास, गैस, लिक्विड और सॉलिड। इन तीनों में से कोई भी अगर है हमारे पास मीडियम, इन तीनों में से किसी से बना हुआ, तभी साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं करेंगी। पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो पहले बात मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो नाम आ रहे हैं इसमें। कैसे बनती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती हैं। यानी जो लाइट रे है और जो हमारी एक्सरे वगैरह होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होती हैं। और ये ऐसी वेव्स होती हैं, ऐसी वेव होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, पर मीडियम में भी चल सकती हैं। समझना, ये सिर्फ मीडियम में चलती हैं। मैकेनिकल वेव सिर्फ मीडियम में ही चलती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में भी चलती हैं, और बिना किसी मैटर से बने हुए मीडियम में भी चलती हैं, उसमें भी ट्रेवल करती हैं। यानी अगर आपको वैक्यूम मिल गया, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वो जहां पर कोई मैटर ही नहीं है। देखो नॉर्मली हमारे चारों ओर अराउंड में भी क्या है, एयर है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, लिक्विड सॉलिड छोड़ दो, लेकिन अभी एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। तो यहाँ पे हमारा साउंड ट्रेवल कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर है। एयर में क्या होता है, पार्टिकल्स हैं, जिस वजह से वो साउंड यहाँ पे प्रोपोगेट कर पाएगा। लेकिन अगर वैक्यूम में चले जाओ, यहाँ पे स्पेस में चले जाओ जहाँ पे वैक्यूम है, वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि मैकेनिकल वेव है, वहां पे उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। कुछ क्लियर हो रहा है? मैकेनिकल वेव को चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। मीडियम है चलेंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस चलेंगी। ये नहीं भी है, ये नहीं भी है वैक्यूम में, तब भी ये चलेंगी। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारी लाइट है, और इसीलिए इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है चलने के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ये डिफरेंट कैसे है साउंड से, क्योंकि साउंड सिर्फ मैटर वाले मीडियम में चलेगा, ये वैक्यूम में भी चलेगी। सॉलिड, लिक्विड, गैस में तो चलेगी चलेगी, वैक्यूम में भी चलेगी। फिर हमने वही बात आगे देखी है, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट जा सकती है, अभी बता दिया आपको। अब लाइट अगर जाएगी तो लाइट की कोई ना कोई स्पीड होगी, बिल्कुल। तो लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, वो कितनी होती है, c इज इक्वल टू, सी से डिनोट करते हैं लाइट की स्पीड को, किससे, लाइट की स्पीड को c से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, स्मॉल c बनेगा, कैपिटल नहीं, स्मॉल c बनेगा, ठीक है। तो स्मॉल c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होती है हमारे लाइट की स्पीड। ये क्या हमारी लाइट की स्पीड। और लाइट की जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो कहाँ होती है, वैक्यूम के अंदर होती है। मतलब वैक्यूम के अंदर लाइट सबसे ज्यादा तेज चलती है। समझ में आ रहा है? जो लाइट चलेगी वो सबसे तेज कहाँ चलेगी, वैक्यूम के अंदर। इसके अलावा चाहे हम गैस लेकर आ जाओ, लिक्विड लेकर आ जाओ, सॉलिड लेकर आ जाओ, उसके अंदर लाइट की स्पीड स्लो डाउन होती है, कम होती है, ठीक है। कैसे होती है इस चैप्टर के अंदर है, अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लाइट की जो स्पीड है ना, अब तक यहाँ पर हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है जो लाइट की स्पीड से तेज चल सकती हो। और लाइट भी वैक्यूम में सबसे तेज चलती है, इसके अलावा बाकी सब जगह स्लो डाउन हो जाती है। और लाइट कितना कवर कर रही है, 30 करोड़ मीटर इन 1 सेकेंड। तो समझ सकते हो कितनी तेज चल रही होगी। तो इस तरह से हम अगर देखें तो लाइट से ज्यादा तेज किसी की स्पीड नहीं होती है, और अभी तक हमें ऐसा कोई भी चीज नहीं मिली है जिसकी स्पीड जो है वो लाइट से ज्यादा तेज हो। अब चलते हैं आगे हमारी अगली प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे ध्यान रख लेना, लाइट की स्पीड वैक्यूम में इतनी होती है, बाकी सब में कम होती है। और वो कैसे होती है उसको आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। और आगे चलते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को। When light travels from one medium to another medium, the speed and the wavelength of light, ठीक है, चेंजेस। बात समझना, अभी मैंने स्पीड का तो हमको बताया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे स्पीड चेंज होगी। अब मैंने पहले बोला आपको लाइट क्या एक वेव है, लाइट क्या एक वेव है। अब ये जो लाइट वेव है, वो वेव जो है, वो वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेव की जो वेव लेंथ होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक वेव, अगर आपने ध्यान हो थोड़ा बहुत, तो वेव में वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ नाम की एक चीज होती है। जो वेव लेंथ होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज हो जाती है। मतलब जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास एयर है, यहाँ मैं एक ग्लास शीट रख दूँ, तो जैसे ही लाइट एयर से होते हुए ग्लास शीट के अंदर एंटर करेगी तो एयर में जो उसकी
उसकी वेवलेंथ है और ग्लास के अंदर जो उसकी वेवलेंथ है वो दोनों ही डिफरेंट होंगी, क्योंकि जैसे वो एयर से ग्लास में चेंज हो जाएगी उसकी वेवलेंथ, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। यानी स्पीड और वेवलेंथ लाइट की चेंज होती है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर? व्हेन लाइट रे और लाइट travels from one medium to another medium, the speed of light and the wavelength of light changes, but the frequency क्या, frequency भी पढ़ी होगी आपने, ठीक है, frequency remains same, पर जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, चेंज होती है सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ। इसका आपको ध्यान रखना है। तो यही चीजें चेंज होती हैं, तो और बाकी चेंज यानी जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होती है। आगे चलते हैं, हमारी अगली प्रॉपर्टी है द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट लाई बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। यानी जो हमारी वेवलेंथ होती है लाइट की ना, जो लाइट है, लाइट हमारे पास जो उसकी वेवलेंथ कहाँ पर रहती है, और वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर में होती है। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, कई सारी बुक के अंदर आपको 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर भी दे रखा होता है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। यानी यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो आपको रेंज दे रखी है वो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने लिख रखी है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आपको ये ऑप्शन दिखता है, अगर कहीं पे लिखना है तो आप इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। समझ में आ गया? अब भैया इसकी ये रेंज क्यों है, मतलब ये बीच में पूरा रेंज चल रहा है, ये एक फिक्स नहीं है। अब रेंज इसलिए, आपने देखो एक रेनबो तो देखा होगा, तो आपने एक बार फिनोमेना पढ़ा होगा कि जब भी लाइट रे हमारे एक प्रिज्म के अंदर से पास होती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। अब यानी जो सिंपल हमारी वाइट लाइट होती है ना, वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ये फिनोमेना भी है। अभी के लिए समझ लो कि जो हमारी लाइट रे होती है, वाइट लाइट जो सन से आ रही है या जो अभी दिख रही है, 7 कलर से मिलकर बनी है। अब ये डिफरेंट कलर है, इनकी सबकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है। ये सब मिलकर चलते हैं तो वाइट लाइट लगते हैं, लेकिन इसी के अंदर सभी कलर इकट्ठे हैं, वो 7 के 7 कलर इसके अंदर आ रहे हैं। उन सभी की वेवलेंथ कैसी है, अलग अलग है। उन्हीं की वेवलेंथ की ये रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। समझ में आ गया? फिर चलते हैं आगे। अब लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल। यानी लाइट का जो नेचर है वो डबल है, वेव का भी है और पार्टिकल का भी है। इसको तो भैया आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि लाइट का है दोगलापन। ठीक है, दोगलापन, ठीक। यानी लाइट यहाँ पे दोगलापन कर रही है। कैसे? कभी कभी वेव जैसे प्रॉपर्टीज दिखाती है, कभी पार्टिकल जैसी दिखाती है। मतलब बहुत सारे डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर। ये अभी का नहीं है, ये लगभग 300-350 साल पहले से डिस्कशन चलता हुआ आ रहा है। पहले न्यूटन आए थे, न्यूटन ने बोला था लाइट होती है वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, वो पार्टिकल चलते हैं। तो जैसी लाइट का सोर्स है, बोले बल्ब है, हाँ ठीक है, बोले बल्ब से क्या निकल रहे हैं, पार्टिकल, वही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। ये थ्योरी किसकी थी? न्यूटन की। कुछ टाइम बाद कौन आए, दूसरे हमारे साइंटिस्ट आए, हाइगेंस आए। हाइगेंस ने बताया कि नहीं भाई ये तो वेव होती है। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज इसके ऊपर है, डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ कंक्लूड कर दूं तो आप इतना ध्यान रखना कि लाइट है वो दोनों ही नेचर दिखाती है, वेव का भी दिखाती है और पार्टिकल का भी दिखाती है। अब जो पार्टिकल है वो क्या है, तो लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, या लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। इसीलिए आपने कई बार लाइट की जगह पे फोटोन या फोटो वर्ड यूज करते हुए सुना होगा। या लाइट से जुड़े हुए जो फिनोमेना होते हैं उनको हम जैसे बोलते हैं फोटोलाइसिस हो गया, या फोटो केमिकल इफेक्ट भी पढ़ते हैं हम लोग आगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ते हैं। तो ऐसे कई सारे इफेक्ट अगर आपने कभी सुने हो तो वो सारे कहाँ से, लाइट से। क्यों निकल रहे हैं? लाइट जो है वो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो मासलेस पार्टिकल होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, जो चलते कैसे, वेव की फॉर्म में चलते हैं। ध्यान रखना है, फोटोन पार्टिकल वेव की फॉर्म में चलते हैं। सभी फोटोन जो होते हैं ये सब बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं और एनर्जी कैरी करते हैं। मतलब यहां पर अगर एक लाइट ऑन है जो मेरे ऊपर आ रही है, तो वहां से बहुत सारे मिलियंस ऑफ फोटोन लगातार कंटिन्यूअसली आके मुझसे टकरा रहे हैं। ये फोटोन मुझसे आके टकराएंगे, मुझ पे आके खत्म हो जाएंगे, देन वो एनर्जी देंगे, यहाँ से नए फोटोन्स निकलेंगे और जो आपकी आंखों में पहुंचेंगे, देन आप देख पाओगे। यानी अगर आप अपने चारों ओर दीवार वगैरह देखोगे तो वहां पे लाइट से निकलने वाले फोटोन लगातार टकरा रहे हैं, और फोटोन टकराती वहां पे खत्म हो जाते हैं, अपनी एनर्जी दे देते हैं, और वहां से नए फोटोन्स निकलते हैं जो आपकी आंखों में वापस जाते हैं और आपको चीजें दिखाई दे रही होती हैं। वेव की फॉर्म में ये चल रहे होते हैं, मतलब सारे वेव वाले नेचर है। जैसे वेव के अंदर स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, सारे वेव वाले नेचर दिखा रहा होता है।
होता है, यानी दो तरह के नेचर देखने को मिलेंगे, एक पार्टिकल का भी और वेव का भी। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 10th के हिसाब से, बस मैंने बता दिया, आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको ये किससे मिलकर बनी है। तो ये हमारे पास लाइट की चीज़ें हैं। तो आपको लाइट बनी किससे, तो आप बोल सकते हो कि फोटोन नाम के एक पार्टिकल से बनी है लाइट। वही पार्टिकल से, मासलेस पार्टिकल है, ट्रैवल करते हैं कौन सी स्पीड से, इस स्पीड से ट्रैवल करते हैं। कैसे ट्रैवल करते हैं, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, सिंपल। तो ये हमारे पास क्या है, लाइट। क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो ये हमारी हो गई लाइट के बारे में सारा डिस्कशन। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें और देखनी है, वो क्या है, इसको मैं मिटाता हूँ। नोट्स आपको मिल रहे होंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, बैक करके ले लेना, ठीक है। दो चीज़ें जो लाइट के बारे में, क्योंकि आगे जब हम पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ें हम कैसे क्लियर करेंगे, तो यहाँ पर हम लेकर आएंगे जिसको हम बोलेंगे सबसे पहले रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट क्या होती है? अब मैंने अभी तुमको बताया कि जो लाइट रे होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब लाइट के स्ट्रेट लाइन पाथ को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, आपको अगर दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं और उसी को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। वैसे तो देखो कैसे दिखाएंगे इसको, तो रे ऑफ लाइट की अगर आप डेफिनेशन देखो तो आप सिंपल बोल सकते हो द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट, द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट along which the light travels। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels is known as ray of light। यानी स्ट्रेट लाइन पाथ, अभी बोला था लाइट किसमें चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। तो उस स्ट्रेट लाइन पाथ को अगर आप ट्रेस कर दो, अगर आप उसको एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर दो और उस डायरेक्शन में डिनोट कर दो जिस डायरेक्शन में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है, रे नहीं लाइट ट्रेवल कर रही है, तो जो बनकर आएगी उसे क्या बोलेंगे, लाइट रे। समझ रहे हो? मतलब मान लो अगर यहाँ पे हमारे पास सोर्स है, अब ये सोर्स है, मान लो ये टॉर्च है छोटी सी, ठीक है, ये सोर्स है, सोर्स से क्या हुआ, लाइट यहाँ पे ऑन हुई। अब ये लाइट जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, समझना, ये लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो इसका पाथ कौन सा है, ये वाला पाथ। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इसके स्ट्रेट लाइन पाथ को इसके चलने की डायरेक्शन में डिनोट करूं तो जो हमें मिलेगी हम क्या बोलेंगे उसे, लाइट रे। तो लाइट रे इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट रे इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। ठीक है, क्लियर, ये हो गया हमारा। यानी जिस रास्ते पर लाइट चलती है उसी को डिनोट करने को हम बोलते हैं लाइट रे। कैसे करोगे, एक एरो बनाओगे, एरो की जो डायरेक्शन होगी वो लाइट के चलने की डायरेक्शन को बताएगी। अब ये सिंगल हमारे पास होती है, यानी इसे बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ये क्या होगी, रे ऑफ लाइट, ध्यान रखना। अब एक बात मैं बताऊं आपको, जो लाइट हमारे पास आ रही है इसमें से हम लोग इस रे को बहुत मुश्किल से ही अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो रे होती है ना वो बहुत ही पतली होती है। तो रे एक कॉन्सेप्ट है, आप समझना है बस कि हाँ एक रे ऐसे जाती है, उस डायरेक्शन को बस डिनोट कर रही है, या मैथमेटिकली हमें दिखाना है, हमें कॉपी पे रिप्रेजेंटेशन करनी है, हमें चीज़ों को समझाना है, तो हम इस रे का यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम मुश्किल से ही इस रे को अलग कर सकते हैं, वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है उसको अलग करना। ठीक है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि अपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है हमें पूरे चैप्टर का, तो हम वहां पे लाइट को क्या करा, हमने अलग कर लिया, उसके पाथ को अलग करके हमने उसे एक रे से दिखाना शुरू कर दिया। तो रे सिंपली उसका स्ट्रेट लाइन पाथ है जो उसके चलने के डायरेक्शन को भी डिनोट कर रहा होता है। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी अगर लाइट मान लो, ऐसी बहुत सारी लाइट रे मान लो तो बन जाती है वो क्या, बीम। अब बीम क्या होती है, बीम होती है बंच ऑफ, बंच का मतलब तो पता होगा आपको, ग्रुप, तो बंच ऑफ लाइट रेज। ठीक है, बंच ऑफ लाइट रेज क्या होता है हमारे पास, बीम। यानी बहुत सारी लाइट रेज जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसे बहुत सारी लाइट रेज को अगर हम इकट्ठा कर लें तो हम इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। लेकिन उनमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए, वो सभी एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो ये सभी क्या अगर मैं मिला दूं तो यहाँ पे ये भी रे है, ये भी रे है, ये भी रे है, ये भी रे, ये भी रे, तो रे 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 रे। ठीक है, तो ये सारी रे 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 मिल जाएंगी तो बन जाएगी बीम ऑफ लाइट। समझ में आ गया। यानी जो बीम ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, बंच ऑफ लाइट रेज। ठीक है, तो बंच ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट या बीम, लाइट बीम भी कह देते हैं। अब नॉर्मली मैं आपको बताऊं, एक बात ध्यान रखना, हमें जब भी देखने को मिलती है तो लाइट बीम ही देखने को मिल रही होती है। जितने भी केसेस में आप देख रहे हो, अभी आपके घर में बल्ब जल रहा है तो वहां से लाइट बीम निकल रही है। क्या निकल रही है, लाइट बीम, रे नहीं निकल रही है, क्या निकल रही है, बीम। तो हमें बीम ही देखने को मिलती है। सही है, 99% से भी ज्यादा केसेस में आपको बीम ही देखने को मिल रही है। मैं तो कह रहा हूँ आपको 100% केसेस में बीम देखने को मिल रही है। ये रे वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ क्या है, हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना है कि जहां पे लाइट रे चल रही है, जैसे बीम आ रही है, अब मैं बीम के पाथ को दिखाना चाह रहा हूँ तो यार मैं इतना मोटा नहीं बनाऊंगा। बात समझ रहा हूँ, समझो, यहाँ पे सोर्स से बीम आ रही है, मैं बीम से नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं उसको मैथमेटिकली समझाने के लिए बस एक लाइन से ड्रॉ कर दूंगा जो उसके
चलने के स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रेस करेगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लाइट रे। पर एक्चुअली जो आ रही थी वो क्या थी, लाइट बीम। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ हम कह सकते हैं 100% केसेस में हमको बीम ही मिल रही होगी, और उसको समझने के लिए हम किससे दिखा रहे होंगे, लाइट रे से। तो डेफिनेशन दोनों की क्लियर कर लेना। द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच द लाइट ट्रेवल्स इज नोन एज ray of light and the bunch of light rays is known as beam। ठीक है, bunch of light rays is known as beam। और ये जो लाइन बनी है इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम। इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम। एक तरह की, दो तरह की और भी बीम होती हैं, जिसमें से बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम डाइवर्जेंट बीम। अगर ऐसे बीम निकल रही हो, ऐसे फैल रही हो बीम, तो उसे बोलेंगे हम डाइवर्जेंट बीम, अगर वो एक पॉइंट से निकल रही हो। ठीक है, एक पॉइंट से यहाँ से कहीं से ऐसे आ रही हो, मान लो तुम्हारे पास टॉर्च होती है ना, टॉर्च। अब मान लो ऐसे टॉर्च होती है, तो टॉर्च से ऐसे लाइट बीम फैलती है, तो जो फैल रही है तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलना, डाइवर्जेंट का मतलब हो गया फैलना। और एक होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पर आना। तो अगर जो लाइट बीम है या लाइट रेज है वो किसी एक पॉइंट पर आ रही हो, जैसे मान लो ये पॉइंट है, सारी बीम्स लाइट रेज हैं वो इस पॉइंट पर आ रही हैं, तो इन्हें बोलेंगे हम कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, समझना, ये हमारी पैरेलल बीम हो गई। मेजर आपको ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, सब देखने को मिलेंगी। तो ये हमारी पैरेलल बीम हो गई, जिसमें लाइट रेज सारी पैरेलल होती हैं। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। आपको सब मिल रहा होगा नोट्स के अंदर, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो डाइवर्जेंट में क्या होता है, लाइट रेज जो होती है वो फैल रही होती हैं। ठीक है, बीम क्या होती है, फैल रही होती है एक सोर्स से। और कन्वर्जेंट में क्या होती है, एक पॉइंट पर मिल रही होती है, इस पॉइंट पर सब मिल रही है। तो कन्वर्ज हो रही, कन्वर्ज का होना मतलब होना है मिलना, एक पॉइंट पर आना। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो जब फैले तो डाइवर्जेंट, जब मिल जाए तो कन्वर्जेंट, सिंपल सा है। तो ये सारी चीजें हमारे इस टॉपिक के अंदर कवर हो जाती हैं, जिसमें लाइट के हम बेसिक चीजों को देख लेते हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आपको पता है, इस पूरे चैप्टर के अंदर दो मेजर फिनोमिनास हैं, एक तो हमारे पास रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन से जुड़ी बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, जैसे कि स्फेरिकल मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे इमेज मिलेगी, न्यूमेरिकल कैसे होंगे, वो सारी चीजें समझेंगे तब जब हमें रिफ्लेक्शन जो कि बेस है इसका वो समझ में आए। तो रिफ्लेक्शन की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले पूछता हूं मैं आपसे क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो लाइफलाइन कोई भी नहीं है, क्वेश्चन शुरू हो चुका है। तो आपके हाथों में एक है टाइम बॉम्ब, और उस बॉम्ब को आपने फेंक दिया दीवार पे। बॉम्ब को नहीं फेंकना है, तुम पाकिस्तान से नहीं हो, ठीक है, तुम्हें बॉल फेंकनी है। तो तुम्हारे हाथ में एक बॉल, और उस बॉल को तुमने कहाँ फेंका है, दीवार पे। अब दीवार पे जब बॉल को फेंकोगे तो क्या होगा, अब जो बॉल है वो दीवार के पार जाएगी, नहीं जाएगी, तो बाउंस बैक होकर वापस से लौट आएगी। क्यों, क्योंकि दीवार के पार नहीं जा पाई थी। अब ऐसा ही तो लाइट रे के साथ होता है। अब बेचारी लाइट रे चल रही है, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम आएगा तो पार चली जाएगी, लेकिन अगर आ गया ओपेक मीडियम, यानी ऐसा मीडियम जिसके पार वो नहीं जा पा रही है, तो वो उस पर टकराएगी, बाउंस बैक होगी और वापस से उसी मीडियम के अंदर लौट कर आ जाएगी। कितना सिंपल है यार, खत्म हो गया रिफ्लेक्शन। यही तो है हमारे पास। यानी जब भी लाइट रे किसी ऐसे मीडियम पर जाकर स्ट्राइक करती है, ऐसे मीडियम से टकराती है जिसके पार वो नहीं जा सकती है, तो वो उस पर टकरा कर बाउंस बैक होके वापस से उसी मीडियम के अंदर लौट आती है। और यही फिनोमेना हमारा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब रिफ्लेक्शन सारे ऑब्जेक्ट से होता है, समझना। क्योंकि सीधे सीधे हम जब शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो भैया बस दिमाग में एक ही चीज बसती है, क्या, कि रिफ्लेक्शन मिरर से होता है, मिरर से होता है। मिरर से नहीं, सब चीजों से रिफ्लेक्शन होता है। यार मैं दिख रहा हूं, क्यों दिख रहा हूं, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तुम दिख रहे हो, क्या दिख रहे हो, रिफ्लेक्शन हो रहा है। जिसे तुम देखने जाते हो वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो सारी रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको छोड़ो, सही है। तो रिफ्लेक्शन होता है तभी तो सब दिखते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन करते हैं। कुछ भी हो, दीवार, आपके हाथ, आपके पैर, कपड़े, सामने चश्मा आपका, मेरा वाला चश्मा, सामने मोबाइल फोन है, इधर उधर से अगर देख लोगे तो दीवारें वगैरह सारी की सारी चीजें रिफ्लेक्शन कर रही हैं, इसी वजह से दिख पा रही हैं। तो बच्चे ये क्लियर कर लो पहले, रिफ्लेक्शन सबसे होता है, फिर समझते हैं आगे। ठीक है, तो मिरर क्यों आ गया बीच में, तो मिरर इसलिए आ गया क्योंकि मिरर एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। ठीक है, समझ में आ गए। सब बच्चे होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं मेरी तरह, ठीक है, और आपकी तरह। तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्टर है, सारी चीजें रिफ्लेक्टर है, लेकिन मिरर एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। तो उससे समझते हैं। तो देखो मिरर लेंगे तो मिरर कैसा होता है, हमारा पॉलिश्ड सरफेस होता है। जैसे मैं आपको मिरर दिखाऊं तो मिरर ये रहा, मिरर का एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा। और ये वाला जो सरफेस है उस पर पॉलिश करी हुई, ये बात समझ में आ गई। तो ये मैंने थोड़ा सा पीस लेके आया हूँ तोड़ के कहीं से, पता है। तो आप इसको समझते हैं। तो देखो क्या होगा,
तो जब भी कोई लाइट रे होती है, इसको समझते हैं मिरर से, तो डेफिनेशन देखो, व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब भी लाइट रे किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है तो बाउंस बैक होके उसी मीडियम में लौट आती है, और इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बात समझो दोबारा, जब लाइट रे आती है आने दो आती है, किसी स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है तो टकरा कर वापस से उसी मीडियम में लौट जाती है। क्यों? क्योंकि वो उससे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, क्योंकि पार नहीं जा पा रही है। इसका मतलब क्या है कि जब भी लाइट रे किसी ऐसे मीडियम में चल के आ रही है, किसी भी मीडियम में चल के आ रही है, और जैसे ही वो किसी पॉलिश्ड सरफेस से, स्मूथ का मतलब चिकना एकदम से मस्त, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद बाउंस बैक होकर वापस से उसी मीडियम में लौट आती है। इस फिनोमेना को ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई? तो व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल है, समझ में आ गया? अब कैसे होता है जरा समझते हैं। तो देखो, मिरर लेंगे हम सबसे पहले। मिरर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत अच्छा है, तो हमने लिया मिरर M1 M2, ठीक है। यहां पे समझाता हूं, मान लो हमारे पास एक मिरर है M1 M2, ये मिरर है, ठीक है। पॉलिश कर दी, ठीक है। अब जैसे ही लाइट रे इस पे आके स्ट्राइक करेगी, तो मान लो ये लाइट रे आ रही है, अब ये लाइट रे इस पे आके स्ट्राइक करेगी, हो गई PQ। तो जो स्ट्राइक करती है लाइट रे उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। जो लाइट रे मिरर पे किसी सरफेस पे आके करती है स्ट्राइक, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आके स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो यहाँ पे लिखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर ऑन विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रहा है? यानी ऐसा पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट रे स्ट्राइक करती है, टकराती है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही हमारा रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट वापस से उसी मीडियम में चली जाती है, और जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास एक मिरर होता है और उस मिरर के ऊपर एक लाइट रे आकर स्ट्राइक करती है, तो वो बाउंस बैक होकर वापस से उस मीडियम के अंदर लौट जाती है। यही तो हमारा रिफ्लेक्शन है। जो लाइट रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। देखो ये लिखा हुआ है इंसिडेंट रे, ये लाइट रे आ रही है, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जब लौट कर जाती है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो गया, रिफ्लेक्शन का हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। अगर तुमसे कोई पूछे भैया ये बताओ यार रिफ्लेक्शन होता कहाँ है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, नहीं यहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के बाद ये जब वापस लौटी तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसको और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि हम इसके कुछ चीजें देख सकें यार कि कैसे कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस पे। कहाँ पे? सरफेस पे। गंदी सी ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी हमने, किस पे कर दी? सरफेस पे। ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन NQ, इसको लिख दो R, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। क्यों करी? क्योंकि हमें से समझना है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन किस पे है? सरफेस पे। बच्चा देखो परपेंडिकुलर किस पे है? सरफेस पे। कौन सरफेस पे है? जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूं, तो रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है? रिफ्लेक्शन इस सरफेस से हो रहा है। इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो किससे जा रही होगी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, उसे बोलेंगे नॉर्मल। द लाइन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस of a mirror of any object is known as normal, ठीक है। normal is a perpendicular line, normal is a perpendicular line, it is a perpendicular क्या हो गया? छी कुलर ऑन सरफेस ऑफ
मिरर की जगह कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। तो उस पर हमने क्या ड्रॉ करा है, एक नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यार देखो इसके बीच में कुछ एंगल बनना है, क्या बनना है, एक एंगल बनना है, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ऐसा एंगल जिस पर लाइट रे ने स्ट्राइक करा था। अब लाइट रे कोई ना कोई एंगल बना के आ रही है, समझो ये रखा है मिरर, ये लाइट रे कोई एंगल बना के आ रही है, आ गई, ठीक है। तो जो एंगल बना रही है किससे, नॉर्मल से, समझना नॉर्मल से, नीचे सरफेस से नहीं, नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, और बीच में जो एंगल बनाया उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ऐसा एंगल जिससे लाइट रे आके स्ट्राइक करती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस का आई ड्रॉ कर देंगे, आई से डिनोट करेंगे, आई से इसको बोलेंगे स्मॉल आई, ठीक है। डेफिनेशन बोलो तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया क्या? हाँ आ गया यार, ठीक है बढ़िया यार, आसान चीजें हैं सब। आगे देखेंगे क्या है, अब ये रिफ्लेक्ट होगी तब भी तो कोई एंगल बनाएगी, तो वो क्या होगा, तो वो होगा ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे उसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है, क्यों, रिफ्लेक्शन का आर। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। क्या बोलेंगे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? हाँ, स्मॉल आर से दिखा दिया भाई, समझ में आ गया, ये सारी चीज समझ में आ गई। बस सिंपल सा ऐसा फिगर ड्रॉ करना है। तो एक बार रिवाइज करो जल्दी से। लाइट रे आके इस पे इंसिडेंट हुई, यानी हमारा एक मिरर रखा हुआ है M1 M2, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर है, बहुत बढ़िया। एक लाइट रे ने आके इस पे स्ट्राइक किया, उस लाइट रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है और उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो परपेंडिकुलर होती है हमारे सरफेस पे, उसे बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। तुम नॉर्मल हो तो वैसे ही नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये इसे नॉर्मल बोल देंगे, और फिर हम बोलेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा हमारे पास होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, उसके बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना सिंपल है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब जरा देखो मैं बताता हूँ आपको, उससे पहले मैं दो लॉस बताऊँ, उसके बाद प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। तैयार रहना, तैयार बिल्कुल, प्रैक्टिकली करने वाले हैं। दो लॉस देखो जल्दी से। अब दुनिया में कहीं भी रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, रिफ्लेक्शन तुम्हारी दीवार से हो, रिफ्लेक्शन तुम्हारे चेहरे से हो, रिफ्लेक्शन किसी और के चेहरे से हो, जैसे तुम देख रहे हो, यानी मुझे, उल्टा मत सोचा करो, ठीक है। तो हर जगह से जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, दो लॉज फॉलो होते हैं। यानी इस प्लेनेट पे हो, चाहे मार्स पे हो, चाहे जुपिटर पे हो, हर जगह पे रिफ्लेक्शन पे ये दो लॉज लगेंगे। और वो लॉज क्या है जरा समझते हैं। तो वो लॉज ये कहते हैं, पहला लॉ ये कहता है, पहला लॉ, ठीक, पहला लॉ कहता है कि कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब कहीं भी अगर कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये कुत्ता है तो ये भी कुत्ता होगा, बिल्ली है तो बिल्ली होगा, सारे एंगल बराबर होंगे। जितने से इंसिडेंट करेगी उतने से ही लौट कर जाएगी, जितने से टकराएगी उतनी एंगल से लौट कर जाएगी। ध्यान रखना, एंगल इधर नहीं नापना है, नॉर्मल से नापना है। इतना क्लियर यार, सिंपल सा दिख रहा है ना, किससे नापना है, तो ये नॉर्मल से नापना है एंगल, और जिस एंगल से आती है उसी एंगल से लौट कर जाती है। यानी पूरी दुनिया में आगे कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो देन फर्स्ट लॉ ये कहता है हमारे पास, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। In the phenomena of reflection of light, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. ये सब दिखाऊंगा मैं आपको भी। Then हमारे पास सेकंड जो है वो समझना, ये समझ में आ गया, ठीक है। जितने से आएगी उतने से लौट कर जाएगी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पीछे करके देख लेना अगर समझ में ना आए। दूसरा फिनोमिना क्या कह रहा है, अब देखो ये हमारे पास लाइट रे है, हाँ ठीक है, ये जाने वाली लाइट रे है, ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये नॉर्मल इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन इमेजिन करना है, इमेजिन तो कर लेते होगे, नहीं कर पाते हो, कर लो इमेजिन, ठीक है। इमेजिन करेंगे इसको, सोचो इमेजिन करो, इमेजिनेशन का कमाल बहुत कर रहा है, ठीक है। पूरे फिजिक्स में आपको ना इमेजिन करोगे ना मजा ही आएगा। तो ये तुम्हें इमेजिन करना है, ये बनेगी नहीं सरफेस पे, इमेजिन करना है। तो हम यहाँ पर देखें तो देखो हमने प्लेन पढ़ा है, प्लेन तुम्हें पता है प्लेन क्या होता है, प्लेन होता है ऐसे जो सपाट दिख रहा है तुम्हें, ये बोर्ड ये क्या है, प्लेन। जैसे अगर तुम ऐसे मैं ऐसे करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, प्लेन, ठीक है, ये क्या है,
प्लेन है। अगर मैं ऐसे भी करूंगा तो क्या है, ये प्लेन है। लेकिन मैं ऐसे 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 करूंगा ना, वो प्लेन नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हारी टेबल है वो प्लेन है, तुम सामने ऐसे बिल्कुल अपने हाथ करना, ये इमेजिन करो यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन तिरछा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये प्लेन ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसे 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 नहीं होगा, सीधा सीधा होगा। तो ये सब प्लेन है ना। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। समझ रहे हो? इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट द POI पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड reflected ray always lie in the one plane or we can say same plane, ठीक है। मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, तीनों की तीनों एक ही प्लेन के अंदर होती हैं। मतलब समझो ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है, हाँ ठीक है, ये वाली लाइट रे भी इसी प्लेन के अंदर है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो भी इसी प्लेन के अंदर होगा, और जो रिफ्लेक्टेड होगी वो भी इसी प्लेन के अंदर होगी। ये हमेशा होगा, बात समझना है इसको। ये दो अलग अलग प्लेन के अंदर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, ठीक है, नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करा और रिफ्लेक्टेड इधर चली गई, तो प्लेन दो हो गए, एक तो ये वाला हो गया था और दूसरा ये वाला हो गया। समझ रहे हो? ये वाला हो गया, तो ये नहीं होगा। तो अगर इंसिडेंट रे इधर आ रही है, नॉर्मल इधर ड्रॉ है, तो रिफ्लेक्टेड भी इधर जाएगी, तो तीनों एक ही प्लेन के अंदर रहेंगी। सोचो अगर इधर से आ रही है तो नॉर्मल इधर ड्रॉ करेंगे और वो इधर चली जाएगी, तुम्हारी तरफ चली जाएगी, तो ये प्लेन के अंदर होगी। बात समझ में आ रही है? तो प्लेन के अंदर होंगे, एक ही प्लेन के अंदर होंगी। यही सिंपल से हमारे दो लॉज हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हमारा खत्म हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी हम कर रहे होंगे, जैसे कि जब लाइट रे, हमने बोला कि ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अगर लाइट रे इस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो, मतलब क्या है, सोचो अगर मैं लाइट रे को यहाँ से इधर 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 इंसिडेंट रे को मैं इधर लेकर जाता रहूंगा, तो ये एंगल छोटा होता रहेगा। समझ में आ रहा है? ये सोचो मेरे पास लेजर है, यहाँ से एंगल छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जाएगा, यहाँ पे आते आते जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो एंगल से आके स्ट्राइक करेगी, क्यों जीरो? क्यों? क्योंकि जो एंगल है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में नाप रहे हैं, तो ऐसे करते जाओगे एंगल छोटा होता जाएगा, यहाँ पे एंगल जीरो हो गया। जब ये जीरो एंगल से स्ट्राइक करेगी तो वापस से इधर ही लौट कर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि I जीरो हो जाएगा तो R भी जीरो होगा। पहला लॉ क्या कहता है? I अगर जितना है उतना ही R हमारा होगा, तो दोनों एंगल जीरो होंगे। तो हियर वी कैन से नोट डाल लेना, लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स के अंदर। क्या है कि when a light ray perpendicularly strikes on a mirror, when a light ray perpendicularly strikes on a mirror, it bounce back in the same path, ठीक है, इन द सेम पाथ, मतलब जिस पाथ से आई थी उस पाथ पर ही चली जाती है। अभी तो मीडियम की बात हो रही थी, मीडियम में तो जाएगी, वो उसी पाथ पर जाएगी जिस पाथ से आई थी। बात समझ रहे हो? और इस कंडीशन के अंदर जैसा कि हमने देखा, नॉर्मल भी हमारा, देखो इंसिडेंट रे हमारी यही है, नॉर्मल भी इधर ही ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे भी इधर बनेगी। तो इसका मतलब सारी की सारी सब वहीं पर हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये एंगल जीरो हो गया, यहाँ तक लेकर आए एंगल जीरो हो गया, तो ये भी जैसे जैसे इसको इधर लेके जाओगे ये भी इधर आएगी, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, तो ये भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? अब करते हैं प्रैक्टिकल की शुरुआत। हमारे पास लेजर बीम और मैंने कमरे में थोड़ा सा धुआं कर लिया है ताकि आपको सही से दिखे, और यहाँ पे जैसे ये मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो ये बाउंस बैक होकर वापस से देख रहे हो आप उस मीडियम में ये लौट जाती है। तो जो पहले लाइट रे थी ये वाली, इसको हम बोलेंगे क्या? इंसिडेंट रे। और जैसे ये स्ट्राइक करेगी मिरर पे ये बाउंस बैक हो जाएगी, और बाउंस बैक होकर जो दूसरी मिल रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया होगा? अब ये देखो जहाँ पे V बनना है ना नीचे, इस जगह पे हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं शायद आपको ऐसे दिखा पा रहा हूँ तो ये जो नीचे मिल रहा है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल ऊपर की तरफ हम सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस मिरर पीस के ऊपर ड्रॉ होगा। क्लियर है? आपको इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है, और यहाँ पर जो बीच में एंगल बनेंगे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे। अब यहाँ पर देखना, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करूंगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होता रहेगा। अगर मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? इस तरह से हमारा ये देखने को मिलेगा। अब जैसे ही मैं इस पे परपेंडिकुलरली लाइट रे को स्ट्राइक करूंगा तो देखो वापस उसी मीडियम में लौट कर आ रही है, उसी पाथ पर लौट कर आ रही है। ठीक है? तो थोड़ा सा मतलब ये लेजर ऐसी है, तो मैं यहाँ पे आपको स्ट्राइक करके दिखाता हूँ, तो वापस से ये उसी रास्ते पर लौट कर आ जाती है। आपको लगभग दिख रही होगी। इस टाइम पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो हो चुके हैं, तो ये आपको फिनोमेना देखने को यहाँ पर मिल गया।
क्लियर, बात समझ में आ गई। और दूसरा लॉ की हम बात करें तो ये दोनों की दोनों ये सेम प्लेन के अंदर हैं, और तीसरा हमारा इमेजिनरी जो नॉर्मल बनाएंगे वो भी इसी प्लेन के अंदर होगा। ऐसे में देखोगे तो ये दोनों एक प्लेन के अंदर आपको दिखाई देंगी, ठीक है। जो प्लेन को ड्रॉ करोगे इनसे होते हुए, और इसी प्लेन के अंदर आपका होगा क्या, नॉर्मल। तो ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो एंगल को चेंज करना और ऐसे दिखता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हम आगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर और नई चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहो, पढ़ते रहो। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।